मेरे बच्चे, माँ सरस्वती की कृपा रहे। हम लोग यूनिट 3 मीन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कई वीडियोस में देखेंगे और उसमें जो पहला वीडियो है उसमें हम देखेंगे कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी को देखने से पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आपसी रिलेशन को देखते हैं और उनके इंटर कन्वर्जन को भी स्टडी करते हैं, वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with relation and interconversion of chemical and electrical energy is known as इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में रिलेशन और इंटर कन्वर्जन स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है तो कुछ इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका यूज किया जाता है मेटल्स के प्रोडक्शन में, इन प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक NaAl, Mg etc. दूसरा यूज है कि जब मेटल को उसके ओर से ऑब्टेन किया जाता है तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो उसके प्यूरिफिकेशन में भी यूज होती है। इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है रिफाइनिंग में, जो रिफाइनिंग होती है उसमें इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर प्योर मेटल मिलती है। तो इन refining of metals. Third is in electroplating. मेटल्स को करोजन से बचाने के लिए उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका यूज सेल्स और बैटरीज बनाने में किया जाता है, जो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ
सेल्स एंड बैटरीज। ये तो हमने बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। वो सब्सटेंस जिनसे होते हुए करंट पास हो जाता है वो कहलाते हैं कंडक्टर्स, जैसे मेटल्स और मोल्टेन साल्ट ऑफ मेटल्स। द कंपाउंड्स which allow passage of current through them are known as conductors. For example, metals, molten NaCl etc. और वो कंपाउंड जो अपने से होते हुए करंट के पासेज को अलाउ नहीं करते, मीन टू से जिनसे होते हुए करंट पास नहीं हो सकता, वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। द कंपाउंड्स which don't allow passage of current through them are known as insulators. For example, wood, plastic etc. अब हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स को देखें। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स को। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक कहलाते हैं मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरे जो होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स में मेटल्स आती हैं और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें मोल्टेन मेटल सॉल्ट या मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन आते हैं। तो जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जिससे करंट पास होती है। द करंट flows due to flow of electrons। और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होती हैं इनमें करंट इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन के कारण फ्लो होती है। करंट flows due to migration of
इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें किसी भी तरीके का केमिकल चेंज नहीं होता, नो केमिकल चेंज। और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें आयंस अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पर जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि इनमें केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज अकर। नेक्स्ट पॉइंट पर आती है और वो ये है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं होता, जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें आयंस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, या ये कहें कि जो सब्सटेंस होता है उसका ट्रांसफर होता है। सब्सटेंस इज नॉट ट्रांसफर्ड substance is transferred। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में कर्नल होते हैं। कर्नल मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस को कर्नल कहा जाता है। तो जो कर्नल होते हैं वो करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड बाय kernels, mean to say metal cations। जो मेटल कैटायंस होते हैं, जैसे कोई पीस हमने ले लिया, मान लीजिए यही एक मेटल का पीस है, तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे सभी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे। और जब सभी मेटल एटम अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तो जो मेटल एटम्स होंगे वो अब पॉजिटिवली चार्ज आयन के फॉर्म में आ जाते हैं। सभी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेटल कैटायंस पड़े रहते हैं और उन्हीं मेटल कैटायंस को कहा जाता है कर्नल। जब करंट पास होती है तो ये कर्नल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड बाय इंटर पार्टिकल फोर्सेस विस्कोसिटी एटसेट्रा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। मीन टू से जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू on increase of temperature
ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय कर्नल्स। और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस भी इंक्रीज होगा, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कंडक्टिविटी increases with increase of temperature due to increase of kinetic energy of ions। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। कंडक्टिविटी हाई होती है और इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने बताया कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण पास होती है। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें आयंस माइग्रेट होते हैं, जिससे करंट पास होती है। इसमें जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें आयन अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पर जाकर न्यूट्रलाइज होते हैं, मीन टू से उसमें केमिकल चेंज होता है। इसमें सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं होता, इसमें सब्सटेंस ट्रांसफर हो जाता है। इनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कर्नल क्रिएट करते हैं। इनमें रेजिस्टेंस, इंटरपार्टिकल फोर्सेस, विस्कोसिटी, इस तरीके के फैक्टर्स से होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटालिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि कर्नल्स ऑसिलेट करने लगते हैं, जिससे फ्लो ऑफ करंट में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। मीन टू से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटालिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे उनकी मोबिलिटी बढ़ती है, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, और जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है। और हमने लास्ट पॉइंट बताया कि जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी अधिक होती है, और जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी लो होती है। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में। अब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को देखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इलेक्ट्रोलाइट जो फुल्ली डिसोसिएट हों वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 होती है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो फुल्ली डिसोसिएट नहीं होते, मीन टू से इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है।
अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इस तरीके के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो KCl है, HCl है, NaOH है, इस तरीके के कंपाउंड। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके अगर एग्जाम्पल देखें तो AgCl है, HgCl2 है, CH3 COOH है, NH4OH। ये तो सॉल्ट रहे, ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। इसमें ये सॉल्ट बताया, KCl सॉल्ट है, HCl एसिड है और NaOH बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तो रहे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने बताया कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 है तो उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 से कम है तो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है तो उसको भी समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड molecules upon total number of molecules। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है ओम्स लॉ। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ, और ये लॉ बताता है कि कंडक्टर के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उससे फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal is directly proportional to the amount of current passing through it। V is proportional to I। V जो है वो वोल्ट में है और I जो है वो एम्पीयर में। और it can also be written as V is equal to R into I, where R is proportionality constant and known as resistance। Its unit is ohm। तो ये तो रहा ओम्स लॉ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है कंडक्टेंस। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंडक्टेंस। किसी भी कंडक्टर से जितनी आसानी से करंट पास होती है तो कहा जाता है कि उसका कंडक्टेंस ज्यादा है। ईज ऑफ
फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इट इज ease of flow of current through the conductor। reciprocal of resistance is known as conductance। जितना कम रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कंडक्टेंस C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो चूंकि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। या इसी को ओम इनवर्स को ही महो करके लिखते हैं। एक यूनिट और है, उसे सीमेंस कहते हैं। तो चाहे ओम इनवर्स लिखें, चाहे महो लिखें, चाहे सीमेंस लिखें, ये तो रहा कंडक्टेंस के बारे में। अब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी को समझेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, और एंटी प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L is equal to length of conductor, A is equal to area of cross section of conductor। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। या इसी को लिखें तो हम रो इंटू L/A करके लिख सकते हैं। इक्वलिटी के लिए कांस्टेंट हमने यूज किया रो, वेयर रो इज constant of proportionality and known as specific resistance और रेसिस्टिविटी। अगर हम इसे इक्वेशन 1 लिखें तो हमें इक्वेशन 1 से जो रेसिस्टिविटी है रो, इसकी वैल्यू मिलेगी R इंटू A/L। रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA/L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अगर कोई कंडक्टर ऐसा है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर, मीन टू से उसका वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन टू से V इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 हमको क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू आर। मीन टू से किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी उसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का रेजिस्टेंस होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ वन क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर is known as resistivity। ये तो रहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को कहा जाता है कंडक्टिविटी। मेरे बेटे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं और इसे कैप्पा से डिनोट करते हैं। तो कैप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैंने बताया था कि जो कंडक्टेंस होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है और कंडक्टिविटी जो होगी वो हो जाएगी 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। अगर हम रो की वैल्यू पुटअप करें तो रो इज इक्वल टू होता है R into A upon L, where R is resistance, A is area of cross section of conductor and L is length of conductor। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी L upon R into A, या इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 upon R इंटू L अपॉन A। 1 अपॉन R को कंडक्टेंस कहते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं C इंटू L अपॉन A। जब हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं कंडक्टिविटी सेल से, एक्चुअली कंडक्टिविटी को कंडक्टिविटी सेल से मेजर किया जाता है, और उस समय जो L अपॉन A है उसे की जगह पर हम सेल कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा C इंटू एक्स, वेयर
x इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। जो कंडक्टिविटी सेल होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि जो कंडक्टिविटी सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इन इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, वो a हो जाएगा और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो l हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू होता l अपॉन a, वेयर l इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल एंड a इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैप्पा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रो, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू l अपॉन a, एंड इट इज इक्वल टू c इंटू l अपॉन a, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज c इंटू x। This was about conductivity. IUPAC सजेस्ट करती है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, कंडक्टिविटी का यूज करना चाहिए। अब हम कंडक्टिविटी की यूनिट देखेंगे। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी कैप्पा। तो अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि जो रो की यूनिट होती है वो इधर से अगर हम देखें तो ये हो जाएगी ओम इंटू सेंटीमीटर। रो इक्वल टू होता आर इंटू ए अपॉन एल। आर की यूनिट हो जाएगी ओम और a की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर। और इस बेसिस पे अगर यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी लिखें तो 1 अपॉन रो है, मीन टू से ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को महो करके भी लिखते हैं, तो महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को सीमेंस भी कहते हैं, तो सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। दिस वाज अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। मेरे बेटे नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी कैप्पा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन रो, और रो की वैल्यू मैंने बताई थी r इंटू ए अपॉन एल, तो हमको मिल जाएगा l अपॉन r इंटू ए, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन r इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन r को कहा जाता है कंडक्टेंस और L अपॉन A को कहते हैं सेल कांस्टेंट। एक्चुअली कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए कंडक्टिविटी सेल का यूज किया जाता है, और उस सेल में जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज A। तो L अपॉन A का जो रेशियो है
उसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कंडक्टिविटी को मेजर करना चाहें तो पहले तो हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं और फिर सेल कांस्टेंट। सो कंडक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड in 2 steps. First is determination of conductance C, and second step is determination of सेल कांस्टेंट x। जो कंडक्टिविटी है वो C इंटू एक्स होती है। तो पहले तो हम फर्स्ट स्टेप में कंडक्टेंस C को कैसे डिटरमिन करेंगे वो देखेंगे, और सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि सेल कांस्टेंट किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस C। C रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मीन टू से कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सो C विल बी इक्वल टू 1/R। और R को अगर मेजर कर लें तो हम कंडक्टेंस डिटरमिन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को ही मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, और व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, R1, R2, R3 और R4। और इसका कॉन्सेप्ट ये है R1/R2 होता है R3/R4। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमें रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मेजर करना है, और जब वो हमें पता लग जाएगा तो हम इस फॉर्मूला की मदद से कंडक्टेंस डिटरमिन कर लेंगे। तो जिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस हमें निकालना है उसे कंडक्टोमेट्रिक सेल में भर देंगे। ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो कंडक्टिविटी सेल होता है वो डिफरेंट डिजाइन्स का होता है। पायरेक्स ग्लास का बना होता है, इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश होती है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जब हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो L को रिप्रेजेंट करता है, और जो कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होगा वो एरिया A को रिप्रेजेंट करेगा। जो कंडक्टिविटी सेल है इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज की एक आर्म से कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसे थर्मोस्टेट में रख देते हैं। थर्मोस्टेट में रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कंडक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जो कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। इसमें जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है इसमें हम एसी करंट
फ्लो कराते हैं, डायरेक्ट करंट डीसी का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम डीसी का यूज करेंगे तो उससे प्रेसिपिटेशन हो जाता है और पोलराइजेशन इफेक्ट काम करता है, या ये कहें कि कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, और कंडक्टेंस कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इसलिए जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ना हो तो हम अल्टरनेट करंट यूज करते हैं। इसको एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें एक वुडन प्लंक लिया जाता है, जिस पर कॉपर की पतली पट्टियां होती हैं, यहां पर स्क्रू लगे होते हैं, यहां पर एक वायर होता है और उसके नीचे स्केल होता है, जिससे कि हम इस वायर पर लेंथ को मेजर कर सकें। ये वायर है और इसके नीचे होता है स्केल। हम क्या करते हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच कर देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में एक बॉक्स होता है और उसमें कई नोब्स होते हैं। उन नोब्स को अगर हम निकालेंगे तो जो उस पर मार्क्ड रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। यहां पर हम कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन विच इज फिल्ड इन कंडक्टिविटी सेल। फिर हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर से वायर को कनेक्ट करके इस वायर पर आगे पीछे करते हैं। जहां पर नल पॉइंट की सिचुएशन आएगी, मान लिया इस जगह पर आ रही है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। मान लिया कि इस एरिया से जो इस इतने वायर से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो R3 है और यहां का R4। तो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, तो R3 अपॉन R4 की जगह हो जाएगा AX अपॉन BX। ये लेंथ हम नीचे जो स्केल होता है उससे नोट कर लेते हैं, ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है। और R1 जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें पता लग जाता है। R2 की वैल्यू हमें निकालनी, मीन टू से R1 हमें पता है, R3 पता है, R4 पता है, R2 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो इस तरीके से हम R2 की वैल्यू मेजर कर लेंगे। जब R2 की वैल्यू हमें पता लग जाएगी तो हम कंडक्टेंस C को भी मेजर करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, AC करंट का यूज करना चाहिए। हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर से यह पता लगता है कि करंट की वैल्यू इन टर्मिनल्स पर 0 है या नहीं। हम जॉकी का भी यूज कर सकते हैं, हेडफोन का भी यूज कर सकते हैं, तो उसकी मदद से हमें नल पॉइंट पता लग जाता है। ये तो रहा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट X। मैंने बताया था कि सेल कांस्टेंट X इज इक्वल टू होता है
L अपॉन A, जहां L इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है, A एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। तो अगर हम इन वैल्यूज को मेजर कर लें, मीन टू से डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो हम इसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से सेल कांस्टेंट x को डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन इन वैल्यूज का मेजरमेंट कठिन होता है, तो उसके लिए हम एक इनडायरेक्ट मेथड का यूज करें। और वो इनडायरेक्ट मेथड ये है कि अगर हम NY50 KCl सॉल्यूशन के लिए कैप्पा की वैल्यू देखें तो वो होती है 0.002765 0.02765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें N/50 KCl सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसको भर देते हैं। फिर बिल्कुल इसी तरीके से जो ये सॉल्यूशन भरा है N/50 KCl सॉल्यूशन, उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और कैप्पा की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 0.002765। इट विल बी इक्वल टू C इंटू एक्स। C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू एक्स, और 1/r में जो r की वैल्यू है वो हम पहले की तरीके से ही डिसाइड करेंगे। N/50 KCl सॉल्यूशन इसमें भर देंगे, इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की एक आर्म से कनेक्ट कर देंगे। R1/R2 इज इक्वल टू होता है R3/R4। R1 की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से पता लग जाएगी। R3 और R4 का जो रेशियो होगा वो यहां से पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें, जब हम N/50 KCl सॉल्यूशन भरेंगे तो उसका हमें रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। और जब N/50 KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता लग गया तो उसका हम कंडक्टेंस पता लगा लेते हैं, या यहां पर ही वैल्यू रख देते हैं। और हमें कैप्पा की वैल्यू पहले से पता है तो सेल कांस्टेंट हमें पता लगा। किसी भी कंडक्टिविटी सेल का एक बार सेल कांस्टेंट अगर हमने मेजर कर लिया तो उसे बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं होती है। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, वही इलेक्ट्रोड रहेंगे, वही एरिया रहेगा, वही उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। तो ये तो रहा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है मोलर कंडक्टिविटी। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को कैरेट m या लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व हो। जब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व करते हैं तो उससे प्रोड्यूस्ड आयंस की टोटल कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ टोटल आयंस produced by dissolving
VML solution is known as molar conductivity। हमने ये मान लिया कि VML सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयन प्रोड्यूस्ड होंगे उन सभी आयंस की कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। हमें ये पता है कि 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml solution is represented by kappa। 1 ml सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट के 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंडक्टिविटी ऑफ VML solution mean to say the conductivity of that volume which contains 1 mole electrolyte containing 1 mole electrolyte will be equal to, तो 1 ml की जो कंडक्टिविटी है वो कैप्पा है, तो VML की हो जाएगी कैप्पा इंटू V, और चूंकि VML 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन कर रहा है इसलिए जो कंडक्टिविटी होगी वो हो जाएगी लैम्डा m के इक्वल, मीन टू से मोलर कंडक्टिविटी। सो लैम्डा m विच इज कंडक्टिविटी ऑफ 1 mole electrolytic solution and 1 mole is dissolved in VML, so it will be conductivity of VML solution. Thus the value of lambda m will be equal to kappa into V। तो ये मोलर कंडक्टिविटी रही, लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाता है कैप्पा इंटू V, और V वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व है। अब अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी मोलैरिटी m है, तो फॉर ए सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी m, तो मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के मोल्स कितने हैं। तो यहां पर मोलैरिटी m दी गई है, इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर में m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। सिंस द वॉल्यूम of solution containing m moles is equal to 1 liter। मोलरिटी m है, इसका मतलब हुआ m मोल डिसॉल्व हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। So the volume of solution containing 1 mole will be equal to 1 upon m liter, or it will be equal to 1000 upon m ml, और ये वो वॉल्यूम होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व है।
तो अगर हम इस वैल्यू को V की जगह पर रखें तो हमें मिल जाएगा कैप्पा इंटू 1000 अपॉन n। तो ये तो रहा मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अब हम मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट को देखेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किस तरीके से आया? तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो कैप्पा की यूनिट होगी वो हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और जो मोलरिटी की यूनिट होती है वो हो जाएगी मोल्स पर लीटर या पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर रेस्ट पावर -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर रेस्ट पावर 3। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर रेस्ट पावर 2 मोल इनवर्स। इस तरीके से जो हमें यूनिट मिलेगी वो मिलेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो रहा मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू होता है कैप्पा इंटू V, विच इज इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन m, और इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मेरे बेटे अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैरेट EQ या लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उन आयंस की टोटल कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ all ions produced by dissolving 1 gram equivalent electrolyte in VML solution is known as equivalent conductivity। सिंस द हम जानते हैं कि जो 1 ml सोल्यूशन होगा उसकी कंडक्टिविटी कैप्पा होती है। सिंस कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml solution is कैप्पा।
तो VmL जिसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, उसकी कंडक्टिविटी को अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा कैप्पा इंटू वी, कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो VmL में 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व है और उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी कैप्पा इंटू वी, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को ही लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा EQ इक्वल टू हो जाएगा कैप्पा इंटू वी। और अगर सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी n हो तो V की वैल्यू हो जाएगी 1000 अपॉन n। ये तो हमें मिला फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये कैसे याद आता है, V की वैल्यू 1000 अपॉन n किस तरीके से होती है, जरा उसको भी देख लेते हैं। सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग n ग्राम इक्विवेलेंट is equal to 1 liter, or it can also be written as 1000 ml। नॉर्मलिटी का मतलब होता है कि जितनी नॉर्मलिटी होगी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व होगी। अगर नॉर्मलिटी n है तो इसका मतलब है n ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिसॉल्व। n ग्राम इक्विवेलेंट वेट जितने सोल्यूशन में डिसॉल्व है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1000 अपॉन n। अब हम यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को देखेंगे। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इसकी यूनिट होगी। ये तो रहा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। मेरे बेटे अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उसमें जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। उसका कारण क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज होगी और उससे उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ions, which results in increase of
मोबिलिटी ऑफ आयंस। और जब मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जो सेकेंड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली फुल्ली डिसोसिएट होता है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज लेस आयनाइजेबल। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी in comparison to the conductivity of weak electrolyte. Alpha mean to say degree of dissociation for strong electrolyte is approximately equal to 1, but in case of weak electrolytes alpha is very less than 1 या लेस देन 1। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो उससे आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होता है जिससे नंबर ऑफ आयंस भी कम होगी और कंडक्टिविटी भी कम होगी। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं और वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का डिल्यूशन इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और जो इंक्रीमेंट होता है वो इन अकॉर्डेंस विथ रूट ऑफ कंसंट्रेशन की होता है। अगर हम कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी वेयर सी इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ प्लॉट करें तो हम पाएंगे कि जैसे जैसे हम डिल्यूशन इंक्रीज करते हैं, डिल्यूशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लिया KCl है, तो उसके लिए जब कंसंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैप्पा की वैल्यू हमने मान ली यहां पर मिल ली। फिर हमने इसमें सॉल्वेंट और मिलाया और सॉल्वेंट मिलाने पर या ये कहें कि डिल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ी और उसकी वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से हम डिल्यूशन इंक्रीज करते रहे और कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। और हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, उसमें जो हमें कर्व मिला वो एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से। ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिल्यूशन इंक्रीज करें तो उसकी भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और वो जो इंक्रीमेंट होगा वो स्टीपली इंक्रीमेंट होता है, पर्टिकुलरली जब कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 के पास पहुंचती है तो जो कर्व होता है वो स्टीप हो जाता है
ये कर्व मिलेगा हमें इस तरीके का, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डेल्यूशन बढ़ाने पर या डेल्यूशन इंक्रीज करने पर जो कंडक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब अगर हम इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करें फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो एक्स्ट्रापोलेट करने पर ये यहां पर कट करेगा कंडक्टिविटी एक्सिस को, और इस समय जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पर उसे कहा जाता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। और इसे हम लैम्डा m 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डेल्यूशन भी कहते हैं, चाहे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी कह लें, चाहे कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डेल्यूशन कह लें। अब हम समझेंगे कि डेल्यूशन बढ़ाने पर ऐसा क्या होता है जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब होगा पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस एक स्मॉल वॉल्यूम में होंगे और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम कम होगा मीन टू से कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन के कारण मोबिलिटी ऑफ आयन कम होती है। और अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा दें, मीन टू से हमने आयंस को सेपरेट कर दिया, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन है वो मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए डिफरेंट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक कर्व मिलता है जो लाइन की तरह होता है। इसमें इस कर्व से हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी को कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करके मेजर कर सकते हैं। जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है और कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, लैम्डा m 0 और लैम्डा m C, दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसे डिवाई हकल ऑन सागर ने दिया। और ये जो इक्वेशन है वो है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू लैम्डा m एट कंसंट्रेशन 0 माइनस a रूट C, where lambda mc is molar conductivity
at concentration C. Lambda m 0 is equal to molar conductivity at concentration C is equal to 0, और इसी को कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए कांस्टेंट। अगर हम इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये कर्व इस तरीके से मिल रहा है, इसको जब हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो जो इंटरसेप्ट होगा एट कंडक्टिविटी एक्सिस वो रिप्रेजेंट करेगा लैम्डा m 0, और जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगा tan थीटा। तो अगर ये एंगल हम थीटा मान लें तो ए जो होगा वो इस लाइन की टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा, मीन टू से ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, और जो इंटरसेप्ट है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या इसी को कहें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ग्राफ प्लॉट करके डिटरमिन करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है, क्योंकि इस मेथड से तो हम मेजर नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि एक तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, कंडक्टिविटी की वैल्यू वैसे ही कम होती है, और ऊपर से जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी नहीं होगी कि उसे हम प्रैक्टिकली डिटरमिन कर सकें। तो इसके लिए हम कोरलास लॉ का यूज करते हैं। तो अब हम समझेंगे कोरलास लॉ। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कोरलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोरलास ने कई इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर कंडक्टिविटी को मेजर किया और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को मेजर किया, और अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर एक लॉ दिया जिसे कोरलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं। ये लॉ ये बताता है कि कोई भी आयन है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m 0 will be equal to number of cations into molar conductivity of cation plus number of anions into molar conductivity
at infinite dilution of anion. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर टोटल वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, प्रत्येक आयन की मोलर कंडक्टिविटी का सम होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion contributes certain amount for conductivity. Hence, limiting value of molar conductivity lambda m नॉट, या इसी को कहा जाता है कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, will be sum of conductivities of cations and anions. तो ये तो रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस और कोलॉस लॉ। अब हम इस लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे और उसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ limiting molar conductivity of weak electrolyte. मैंने बताया था कि CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन कर्व डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्टीपी टाइप का प्राप्त होता है और इसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कोलॉस लॉ का यूज करते हैं। कोलॉस लॉ में हमने बताया कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कैटायंस और एनायंस की कंडक्टिविटीज का सम होती है। तो CH3COOH की अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी देखें तो लैम्डा m नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स चूज करेंगे जिनमें ये आयंस होंगे और हम उनकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन करेंगे और फिर इक्वेशंस को इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि हमें ये इक्वेशन मिल जाए। तो जैसे मान लीजिए हमें CH3COOH की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डिटरमिन करनी है
तो उसके लिए हम एक तो निकालते हैं CH3COONA के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी क्या है, या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA मेजर करेंगे। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए जो कर्व मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, √C वर्सेस लैम्डा है। और इस कर्व को हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे C = 0 तक, और फिर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी λ0 of CH3COO, and according to Coriolis law it will be equal to λ0 of CH3COO minus plus λ0 of Na plus, let its value is x। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमने ये मान लिया कि जो इसकी वैल्यू मिल रही है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो x है। इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और ये वैल्यू जो होगी ये मेजर करेंगे और ये मान लिया हमने x है। फिर हम λ0 NaCl को मेजर करेंगे। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे और वैल्यू डिटरमिन करेंगे। मान लिया जो वैल्यू मिली वो मिली y, तो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी λ0 of Na प्लस λ0 of Cl माइनस। फिर हम λ0 फॉर HCl निकालेंगे, ये इक्वल हो जाएगा λ0 of H प्लस λ0 of Cl माइनस अकॉर्डिंग टू कॉर्योलिस लॉ। और इसकी वैल्यू जब हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे तो हमने मान लिया कि Z मिल गया। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये इक्वेशन मिल जाए। तो हमें λCH3COO माइनस पॉजिटिव चाहिए, λH प्लस पॉजिटिव चाहिए। तो हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमको मिल जाएगा, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, फ्रॉम 1 + 3 - 2 हमको मिल जाएगा λ0 CH3COO माइनस प्लस λ0 H प्लस। इन दोनों को ऐड करना है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करके इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो λ0 Na प्लस से ये कैंसिल हो जाएगा, λ0 Cl माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, और हमको इन दोनों का सम मिलेगा। दिस विल बी इक्वल टू x प्लस z माइनस 1 एंड इट विल बी इक्वल टू λ0 ऑफ CH3COOH। इस तरीके से हम कॉर्योलिस का लॉ का यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। अब हम इस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन बताते हैं, और जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
इक्वल होती है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कंसंट्रेशन C है, उस समय नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स देखें तो वो प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, क्योंकि C कंसंट्रेशन पर जितने आयन डिसोसिएट होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी मिलेगी। तो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी at concentration C will be proportional to the number of ions present in solution at concentration C. Number of ions at concentration C और number of ions at concentration C वो इक्वल होगा नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C। और अगर हम इनफाइनाइट डिल्यूशन पर कंडक्टिविटी निकालें, मीन टू से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी को देखें, तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मिलती है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सभी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं। कहने का मतलब जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी मिलेगी वो प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड बाय dissociation of all molecules। तो जो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू है वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी डिसोसिएट हो जाएंगे और उनसे जो आयंस मिलेंगे उनके प्रोपोर्शनल होगी। या हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा एम नॉट की वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम नॉट। इस रेशियो से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। ये तो रहा कंडक्टिविटी के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल को देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।